बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुधीर तोमर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत को हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं वह अजमेर का एक ऐसा लाल है जो राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ऊंचे मुकाम को छुआ है और उसी के साथ साथ समाज सेवा, जन सेवा और ऐसे ही विभिन्न राजनीतिक दायित्वों को भी उन्होंने सफलतापूर्वक वहन किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर बीपी सारस्वत साहब की। सारस्वत साहब, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों का और तोमर साहब आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो सर, हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जड़ें अजमेर से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तोमर साहब, मैं यहाँ नसराबाद विधानसभा में मंगले आवास के पास एक छोटा सा गांव है बिड़कची आवास, वहाँ 1960 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बहुत छोटी सी एक किराने की दुकान करते थे और मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा मेरे गांव में प्राप्त की। उसके बाद मैं हाई सेकेंडरी में पटेल स्कूल गया ब्यावर में और उसके बाद सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में मैंने मेरा एमकॉम तक का शैक्षणिक जो अध्यापन था उसको पूरा किया। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि मैं गांव से निकला हुआ एक अबोध बालक के रूप में 16 साल की उम्र में मैं ब्यावर चला गया था, पर ईश्वर की कृपा थी कि मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जो एमकॉम किया वो मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले गया कि मैंने 1981 में वो एमकॉम की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से एक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में मैंने उत्तीर्ण की। और मुझे ये बताते हुए फ़ख्र है कि 15 दिन बाद में राजकीय महाविद्यालय दौसा में कॉमर्स के ईएफएम डिपार्टमेंट में एक व्याख्याता के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। और उसके बाद मैं राजकीय महाविद्यालय दौसा, राजकीय महाविद्यालय पाली, राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, फिर मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ किशनगढ़ से होता हुआ वापस राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में अपना अध्यापन कार्य लगभग 14 वर्षों तक किया। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स के रूप में मेरी नियुक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में हो गई। और इस अजमेर में मुझे काम करने का बहुत अवसर मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं सफलताएं प्राप्त कर पाया वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में जो दायित्व मुझे मिले और उसके कारण जिन सफलताओं को मैंने हासिल किया, इसलिए मैं सदैव अजमेर विश्वविद्यालय का अपने आप को ऋणी महसूस करता हूँ। मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विभागाध्यक्ष का काम करने का अवसर मिला, मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रजिस्ट्रार का काम करने का अवसर मिला, मुझे डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के रूप में काम करने का अवसर मिला और 2007 में मैं प्रोफेसर हो गया। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि आज परीक्षाएं करवाना, पेपर लीक की जो प्रॉब्लम होती है, बदनामी होती है, पर मैंने विश्वविद्यालय में रहते हुए प्रवेश पूर्व परीक्षाएं जो पीटीटी और बीएसटीसी की होती है, ग्राम सेवक की परीक्षा थी, मैंने ऐसी 11 परीक्षाओं का राज्य स्तर पर आयोजन किया समन्वयक के रूप में और सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। बहुत पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम मेरे उस समन्वयक के कार्यकाल में नहीं हुआ और उसके कारण विश्वविद्यालय की छवि पूरे राजस्थान में बनी और विश्वविद्यालय को बहुत बड़ी इनकम उससे प्राप्त हुई। और इसलिए आज अजमेर विश्वविद्यालय वित्तीय क्षमता के रूप में राजस्थान का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। और मैं 2020 में जब रिटायर हुआ तो मैं ये मानता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने मुझे तो मौका दिया, पर मुझे काम करने का अवसर विश्वविद्यालय में मिला तो विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के उन अच्छे विश्वविद्यालयों में लिया जाता है। और ये मेरे लिए मेरा एक कर्ज उतारने जैसा है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय की वेतन से मैं और मेरा परिवार पला, मेरे परिवार को सुविधाएं मिली और इसलिए मैं जीवन भर इस विश्वविद्यालय का अपने आप को ऋणी महसूस करता हूँ। बहुत ही अच्छा।
दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय को, ये एक विश्वविद्यालय स्वपोषित संस्थान होते हैं, इन्हें अपने संसाधनों का विकास खुद करना होता है, और ऐसे में ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं विश्वविद्यालयों को दी जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा मानक होती हैं विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में। और आपके निर्देशन में जिस प्रकार ये प्रतियोगी परीक्षाएं राज्य स्तर पर आयोजित होती गई, उसी का परिणाम था कि लगातार इतने वर्षों तक विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं अजमेर विश्वविद्यालय एमडीएस यूनिवर्सिटी को मिलती रही, और उससे एमडीएस यूनिवर्सिटी का निश्चित रूप से आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ ही, लेकिन साथ ही साख बहुत मजबूत हुई। तो सारस्वत साहब, आपने विश्वविद्यालय की साख को बढ़ाने के लिए, या ये कहें कि अपने सेवा काल को और सशक्त बनाने के लिए छात्रों को अध्यापन तो किया ही, लेकिन साथ ही इस तरह के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी सफलतापूर्वक किया। मैं ये जानना चाहता हूं, एक ऐसे अध्यापक के रूप में जिसकी रुचि सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा हो, जिसकी रुचि अध्यापन में बहुत ज़्यादा हो, और जो विश्वविद्यालय के ऐसे अन्यत्र प्रशासनिक कार्यों में निरंतर व्यस्त भी रहता हो। मेरी जानकारी में ये भी है कि आपने अनेकों पुस्तकों का लेखन भी किया। तो इतनी व्यस्तता के दौर में आप पुस्तकें कैसे लिख पाए, ये जरा बताएं। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वही ज़्यादा काम कर सकता है। फ्री रहने वाला व्यक्ति, अपने आप को मुक्त रहने वाला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। मुझे बहुत से एडिशनल चार्ज मिले, तो मैंने एक साथ 3-3, 4-4 एडिशनल चार्ज जो मेरे पास थे उनका निर्वहन भी किया। और मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार मैंने 14 किताबें लिखी। मेरे अंडर में 29 लोगों ने अपना पीएचडी का कार्य किया। मुझे 3-4 देशों की विदेश यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो कुछ तो मैं समय निकाल कर मेहनत करता था, कुछ मेरे साथ जो लोग काम करते थे शिक्षक, उन लोगों ने भी मुझे बढ़ावा दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने आपको मेरा शैक्षणिक जो बताया है, इसके अलावा मैंने सामाजिक रूप से भी, मैं लगभग 17 साल की उम्र में मैं था, तब से मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा। और मुझे याद है कि 1977 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया। तब मुझे पता नहीं था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और ये किस तरह से देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करता है। पर मैंने वहाँ जब जाना शुरू किया, वहाँ पर मुझे लगता है कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, गीत गाना अच्छा लगता है। पर मैं उस संस्था, मैं तो कई बार लोगों को ये कहता हूँ कि मैंने एक विश्वविद्यालय से और पढ़ाई की और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उसके कारण मुझे एक चरित्र, देशभक्ति ये मेरे मन में आई और हमको ये सिखाया गया, संघ हमारे लिए नहीं, हम संघ के लिए। ये कहना कि संघ ने मुझे क्या दिया, ये नहीं, मैंने संघ को क्या दिया, इस भाव के साथ मैंने काम किया। और वही कारण रहा कि मैं ब्यावर जैसे एक बड़े शहर का लगभग 4 वर्षों तक नगर कार्यवाह के रूप में मैंने काम किया। मैं दोनों टाइम शाखाओं में जाता था। और जब मैं एज ए शिक्षक के रूप में वहाँ काम कर रहा था, तो मुझे विद्यार्थी परिषद में राजस्थान के विभाग प्रमुख के रूप में काम का अवसर मुझे मिला। उसके बाद मुझे जो हमारी विचारधारा के आधार पर शिक्षक संघ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को चलता है, जो जिसको हम रुकटा राष्ट्रीय बोलते हैं, उसमें मैं प्रदेश संगठन मंत्री के लिए मैंने काम किया। और उसके बाद मैंने 7-8 साल तक विश्व हिंदू परिषद में काम किया। और विश्व हिंदू परिषद में मुझे काम करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे कार्यकाल में जो कुछ हुआ वो पूरे देश के उस पटल पर रखा गया। और उसके बाद में 2007 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा। और मुझे 2014 में जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। और मेरी पारी जो जिलाध्यक्ष के रूप में थी वो 2020 तक चली। मेरे कार्यकाल में हमने जितनी भी पंचायती राज की संस्थाएं थी, नगर निकाय की संस्थाएं थी, उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा विजय हासिल की, जो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें मेरा योगदान कम और मेरे कार्यकर्ताओं का योगदान अधिक था। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार, प्रेम और मेरे निर्देशन में काम करने का जो बीड़ा उठाया। और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले व्यक्तिगत आधार पर काम नहीं किया, विचार और पार्टी के आधार पर काम किया। और इसलिए वो सफलताएं मुझे प्राप्त हुई। और आज भी मैं
भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत से दायित्व देती है। अभी मैं पैनलिस्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने प्रशिक्षण का काम किया और विभिन्न विधानसभाओं में मुझे चाहे कोई किसी प्रकार के अभियान शुरू हुआ तो मुझे उन विधानसभाओं में लगाया। 13 की विधानसभा चुनाव, 18 का विधानसभा चुनाव और अभी 23 के विधानसभा चुनाव में मुझे प्रमुख दायित्व दिए गए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जो कुछ मैंने सीखा एक विचार के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, इस देश में एक राष्ट्रवाद पैदा हो, उसके आधार पर जो काम किया उसमें जो सफलता मिली, ये सफलता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आज भी मानता हूँ कि मुझे संघ की विचारधारा ने, भारतीय जनता पार्टी के विचार ने एक अच्छे मनुष्य बनने का अवसर मिला। और ये अच्छा मनुष्य रहते हुए मैं मेरे जीवन की यात्रा को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ कि मुझे क्या मिला और मुझे क्या मिलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से निकला और मुझे राजस्थान के स्तर पर काम करने का अवसर केवल इस विचारधारा के आधार पर मिला। और मेरे दोस्तों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरा जो सहयोग किया, उस सहयोग को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दर्शकों, आपने ये देखा कि जिस तरह गंगोत्री से निकलकर गंगा, निर्मल पावन गंगा बहती हुई कलकल करती चलती है आगे, तो वो कानपुर भी जाती है। कानपुर से निकल करके वो इलाहाबाद पहुंच जाती है। वहां उसमें संगम होता है और फिर वो अपनी यात्रा पर गंगा सागर की ओर चल देती है। इसी तरह जिस तरह गंगा पतित पावनी गंगा बहती है, उसी तरह से शिक्षक भी होता है। जब वो शुरू करता है तो वो अध्यापक होता है। उसके निर्देशन में 29 लोग पीएचडी कर लेते हैं। वो 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आलेखों को लिखता है। उसके अतिरिक्त उसने अनेक बड़े कीर्तिमान शिक्षा के क्षेत्र में कायम किए होते हैं, लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता आसानी से। जब वो चिंतक, विचारक अपनी राजनीतिक शुचिता को कायम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो राजनीति और शिक्षा किस तरह इलाहाबादी संगम में समाहित होती है, उस जगह तक आपने आते हुए देखा। कहीं विराम भी नहीं था आपकी प्रोफेसर साहब की बातों में। और कब वो राजनेता बन गए शिक्षक होते होते, ये बहुत ही सहज सुलभ प्रक्रिया के तहत हुआ। वो विचार परिवार के साथ आगे बढ़ते गए, वो अपनी मेधा को साथ लेकर के आगे चलते गए। विभिन्न अवसरों पर जब आपके अंदर प्रतिभा होती है तो विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। रुकटा में अवसर आपको मिला, तो ये उनकी प्रशासनिक और सांगठनिक क्षमता के चलते था। इस तरह से जब अवसर मिलते गए, आपकी क्षमता परवान चढ़ती गई। और आज जब हम देखते हैं प्रोफेसर साहब को, आप अब रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उत्साह, ऊर्जा, जिजीविषा किसी भी क्षेत्र में ये ना तो कहीं से थके लगते हैं और ना ही रिटायर या टायर्ड। तो मैं साहब आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, वो ये कि शिक्षा को राजनीति से अथवा राजनीति को शिक्षा से जोड़ देना कितना सहज और सुलभ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराना एक जमाना था, उसमें शिक्षक बहुतायत में राजनीति के क्षेत्र में आते थे, लेकिन अब क्योंकि राजकीय सेवा में रहते हुए कोई भी शिक्षक या कोई भी राजकीय कर्मचारी किसी पार्टी या विचारधारा के लिए कार्य नहीं कर सकता, लेकिन आपका सौभाग्य था कि आप राजकीय सेवा से आप विश्वविद्यालयी सेवा में आए, जहां इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। राजस्थान इस बात का गवाह है कि कई बड़े शिक्षक विश्वविद्यालयों के राजनीति में आए। सीपी जोशी साहब, डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब जो अब स्वर्गीय हैं, लेकिन बहुत अच्छे राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे और राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया। उसी तरीके से प्रोफेसर बीपी सारस्वत, आप अच्छे उत्कृष्ट शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिक चिंतक, विचारक के रूप में आपने, और आम आदमी के लिए सहज सुलभ होने के साथ साथ आप हमेशा अपने ऊपर सुपुर्द किए गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते आए हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि शिक्षा में राजनीति या राजनीति में शिक्षा क्या ज्यादा आवश्यक है?
तो अमर साहब, मेरा ये मानना है कि शिक्षा से संबंधित लोग अगर राजनीति में जानते हैं तो 2-3 उसके लाभ मिलते हैं। एक तो उनका अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, क्योंकि वो विभागाध्यक्ष रहता है, वो डीन रहता है। मैं स्टूडेंट वेलफेयर, जिसको DSW बोलते हैं, मैं वो भी रहा विश्वविद्यालय में, जो सीधा छात्रों से और प्रशासन से अपने समन्वय बिठाकर काम करता है। और ये माना जाता है कि अगर शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में जाता है तो राजनीति का एक आवरण अच्छा होता है, उसकी सुचिता अच्छी होती है। और इसलिए मुरली मनोहर जोशी से लगाकर जो आपने नाम बताए, चाहे वो गिरिजा व्यास थी, विजय कुमार मल्होत्रा थे, CP जोशी थे, सांवरलाल जी जाट थे, ये गए और वहाँ पर बड़े बड़े मंत्रालय की दायित्व का निर्वाह उन्होंने किया। हमको एक मौका मोदी जी की सरकार ने दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 2021 में मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कंपनी है, उस कंपनी का मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाया। और जब मैं वहाँ पहली बोर्ड मीटिंग में गया तो मुझे लगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और ये मोदी जी ने कहीं न कहीं पर हमारे बारे में सारी जानकारी लेने के बाद उस इतने अति महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मुझे चुना, जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था। और एक अवसर दिया कि इतनी बड़ी कंपनी में जो डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसमें हमारी अध्ययन, हमारा अनुभव और उनको बताने वाले सुझाव कि इस प्रपोजल पर ये होना चाहिए, इससे कंपनी को लाभ होगा। और ये सारा काम हमने किया। और मेरे को याद है अच्छी तरह से कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे जिन्होंने हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो लगभग 350 थे, उनको दिल्ली में विज्ञान भवन में बुलाकर उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने हमको जकजोर दिया कि मैंने क्यों आपको डायरेक्टर बनाया, आपके क्या क्या दायित्व हैं। और इसलिए मैं तो अमर साहब ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अखबारों से और लोगों के मुंह से ये सुना कि आपको भी 2011 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, तो आपको पता है कि उस पुरस्कार तक पहुँचने के लिए सिफारिश नहीं होती है। उसके लिए आपका किया हुआ काम, आपने जो योगदान समाज को दिया, शिक्षा जगत को दिया, उस कारण से राष्ट्रपति भवन से आपको चुना गया। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो भारत पेट्रोलियम में मुझे डायरेक्टर बनाया, ये कहीं ना कहीं मेरे की हुई सेवाओं के आधार पर, मेरा राजनीतिक कद तो था ही, पर एक प्रोफेसर के नाते शैक्षणिक जो काम मैंने किए थे वो इस अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं मेरे काम आए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे जो दायित्व मिलेंगे, चाहे वो राजनीतिक दायित्व हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो, आज भी मैं मेरे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि वो विद्यार्थी है जिन्होंने, जो एक शिक्षक को तराशते हैं, शिक्षक को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और शिक्षक अगर अच्छा है तो विद्यार्थियों को अच्छा तैयार करता है। और वो विद्यार्थी जिनको हमारे कारण अच्छी जगह पर जाने का मौका मिला, वो सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से और अपने अध्यापक जीवन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। एक छोटे से गांव में पैदा होकर मैं इस मुकाम पर पहुँचा, इसमें ईश्वर की कृपा तो थी, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ था। और जिस संगठन से मैं अबोध आयु 17 साल की उम्र में जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो मुझे वो विचार और वो जो सैद्धांतिक चीज़ें मेरे मन में उन्होंने भरी, व्यवस्थाओं के आधार पर, देश के आधार पर, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और उसी के कारण मैं दूसरों से, शिक्षक बहुत हैं, कॉलेज में भी शिक्षक बहुत हैं, विश्वविद्यालय में भी शिक्षक बहुत हैं, पर मैं अपने आप को राजस्थान के स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाया, उसमें मेरे उस मातृ संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और मैं सदैव उस संगठन का अपने आप को, जिसको कहते हैं, एहसानमंद महसूस करूंगा कि मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे दायित्व दिए और मेरे मन में ये राष्ट्रीयता, भारत, और जिसको आज हम कहते हैं विश्व गुरु के रूप में ले जाने की बात करते हैं। और आज तो नरेंद्र भाई मोदी ने 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया में बता दिया कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत की
जो आवाज़ है उसको दुनिया का कोई देश नहीं रोक सकता। और ये हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम जब छोटे थे तब भी हम नारा लगाते थे, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इस मोदी जी के कार्यकाल में अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए वो जो अनुच्छेद 370 और धारा जो 35A को जिस तरह विलोपित किया, और आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक भारत एक तरह का हो गया, सब लोग अपने आप को एक जैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारत के लोगों की, और मुझे ये कहते हुए कि इन चीज़ों के लिए जिन्होंने संघर्ष किए उसमें से अधिकांश लोग दुनिया छोड़कर चले गए। वो जहाँ भी होंगे आज के इस वातावरण में अपने आप को अगर वो सोच सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको लगा होगा कि जिस सपनों को हम देखते देखते दुनिया छोड़ गए, आज वो सपना पूरा हो रहा है। और हम सब भाग्यशाली है जो आज अपनी आंखों से वो सब बातें देख रहे हैं जो 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस विचार के आधार पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लक्ष्य बनाकर उन्होंने इस भारतीय जनसंघ की स्थापना की, वो अब धीरे धीरे एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं। उसमें ये कई चीज़ें तो हुई, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हम अंत्योदय की ओर जाएंगे। इसका मतलब अंतिम छोर पर जो आदमी बैठा है उसको हम प्रथम पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे। और आज मोदी जी के 10 साल के राज में जन कल्याण की योजनाएं इसी तरफ बढ़ रही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हम अग्रिम पंक्ति में लाकर, ये जो बराबरी का भेद है, अभी कुछ दिन मैंने पहले अखबारों में पढ़ा कि हमारे जो गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहे थे, एक बहुत बड़ा परसेंटेज वो उससे ऊपर आ गया। ये बहुत बड़ी जीत इस भारत सरकार की और केंद्रीय हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी जी की जीत मैं मानता हूं। और हम सब लोगों को उनके साथ लगकर इस भारत को फिर विश्व गुरु के रूप में ले जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बतलाया गया है अभी 16 जनवरी को 2024 को कि 24 करोड़ 82 लाख लोग पिछले दौर में गरीबी की रेखा से ऊपर आए। निश्चित ही एक बहुत सराहनीय और बहुत उत्साहवर्धक समाचार है हम सभी के लिए। मैं यहां यह कहना चाहता हूं आप सभी मेरे सुधी दर्शकों कि आपने देखा कि 2020 में अपने सेवा कार्य से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन एक शिक्षक रिटायर नहीं होता। उसके अंदर ऊर्जा का एक दावानल सदैव दहकता रहता है। वो ढूंढता रहता है हर वो क्षेत्र, हर वो जगह जहां वो अपने माध्यम से कुछ नया परिमार्जित, परिष्कृत कर सके। और इसी ऊर्जा की भीषणता को आपने प्रोफेसर बीपी सारस्वत साहब की हर लाइन में अक्षरशः महसूस किया होगा। आपने बताया कि आपने एक अध्यापक रहते हुए कहां से प्रेरणा प्राप्त की आगे बढ़ने की। सेवा का क्षेत्र आपने जब चुना तो किस प्रखरता के साथ आपने सेवा की। सेवा में अध्यापन की आपकी नौकरी थी, बावजूद उसके दिए गए हर प्रशासनिक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उसी के साथ साथ अपने जो आपके आनुषंगिक संगठनों से आपका जो जुड़ाव था, आरएसएस से आपका जो जुड़ाव था, उसकी समस्त परिपाटियों का पालन करते हुए वो निरंतर अपने तीक्ष्णता को, अपने विचार के केंद्र को पुरस्कृत, समृद्ध और सशक्त करते गए और जीवन में उतारते गए। महत्वपूर्ण यह है कि आप इनके चेहरे की तरफ जब देखते हैं तो आपको यह भी यकीन नहीं होता कि आप अवकाश प्राप्त हो चुके हैं। आपकी बातों से आपको यकीन होता है कि आपके पास एक दिशा है और उस दिशा से अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने शहर को आप निरंतर समृद्ध करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो अमर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया और एक बिल्कुल गैर राजनीतिक आधार पर आपने मेरे से बात की। और मुझे भी इस चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि, और जो युवा अभी इस मेरे चैनल पर जो मेरा वक्तव्य मैंने दिया, उनको सुनकर वो लोग भी अपने मन में दृढ़ निश्चय करें और जिस जगह हम काम करते हैं, जिस विभाग में काम करते हैं, उसके साथ राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में विचार करके अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ।
नमन करता हूँ। बहुत बहुत सभी का आभार।